मतलब दबंग एसयूवी कहा जाता है स्कॉर्पियो को, तो स्कॉर्पियो का नाम इसने बरकरार रखा हुआ है बेसिकली। नहीं, स्कॉर्पियो अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। स्कॉर्पियो अगर आप दबंग स्कॉर्पियो ही है। हाँ, ये स्कॉर्पियो एन है। स्कॉर्पियो ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। फर्स्ट सर्विस हुई थी, एक इशू था, जैसे इसका सेंसर का अभी भी इशू है, वो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बैठने में जैसे मेरे को थोड़ी सी ये है, बुजुर्ग नहीं बैठ सकते क्योंकि हाँ अभी बड़ी गाड़ी है। पिछली सीट पे कोई मतलब बच्चों के लिए है, वो बूट स्पेस नहीं है। छोटा बहुत मैकेनिकल फॉल्ट वगैरह है, ऊपर से तारे दिखती हैं, करते तो कुछ भी नज़र नहीं आता। शॉर्ट बीम में भी वो मतलब डिपेंड कि कितना कोहरा है। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू की, और अपने सामने खड़ी है महिंद्रा की न्यूली स्कॉर्पियो एन। और इस कार को ऑन करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ रवि मल्होत्रा। और मैम आपका? लिप्सा मल्होत्रा। तो सर ये वाला जो वेरिएंट आप ऑन करते हैं, कौन सा वेरिएंट है ये? ये है Z8L मैनुअल। कब परचेस करी आपने ये हमने करी थी 28 सितंबर को। और अब तक कितना चला चुके होंगे गाड़ी को? ये गाड़ी चल गई है 4300 समथिंग। तो मतलब एक काफ़ी अच्छा खासा आपके पास जो है एक्सपीरियंस हो चुका है स्कॉर्पियो एन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, ये जो गाड़ी आपने परचेस करी, कई सारी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी या फिर सिर्फ इसको ही आपने चूज़ किया? नहीं, गाड़ियाँ कई सारी देखी थी, पर ऑप्शंस कम थे जो हमारा बजट था। वैसे जो नॉर्मली क्या होता है, बंदा फॉर्च्यूनर को देखता है, तो हम फॉर्च्यूनर को भी देखते थे, लेकिन फॉर्च्यूनर की तरफ जाने का मन नहीं करता था क्योंकि इट वॉज आउट ऑफ बजट। फिर 4x4 में हमारे पास ऑप्शन कितने रह गए थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन आता था कुल मिला के, जो महिंद्रा ने ऑफर किया। तो वी वर वेटिंग एक्चुअली, हम सफारी ले लेते हैं, बट सफारी के अंदर मोड्स तो थे, लेकिन हम सोचते थे यार 4x4 होनी चाहिए, बट यार क्योंकि 10 साल के लिए लेनी है तो गाड़ी 4x4 ही हो। तो करते करते जब हमें पता चला कि एक 4x4 ऑप्शन यहाँ से आने वाला है, क्योंकि जो XUV 700 थी वो हमने बुक करा दी थी, लेकिन वो भी हमारी 4x4 नहीं थी, तो वो भी काफ़ी डिलेड आ रही थी, 1.5 साल की वेटिंग थी उसके ऊपर, तो हमने उसको भी कंसिडर नहीं किया। उसके अंदर भी AWD का था, बट मुझे लगता था कि वो भी इतना कामयाब नहीं था क्योंकि 4x4 इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जब इसका पता चला तो हमने और वेट किया, वेट करते करते फिर इसका जो आया था कि 30,000 कस्टमर्स को जो था, 21,000 था, 30,000 था, 25,000 था, 25,000 कस्टमर जो फर्स्ट था, ऐसी कुछ था, आई फॉरगॉट, सॉरी, फर्स्ट बैच वाला। हाँ, कि उसमें आपने अप्लाई करना था, तो वही लॉटरी सिस्टम जैसा लगा रखा था, तो उसमें हमने ट्राई किया तो हमारा नाम नहीं आया, एक्चुअली में ग्लिच था। तो हमने देखा इंटरनेट पे सब लोगों के यहाँ पे ग्लिच आया था, कोई भी नहीं कर पा रहा था। लोग तो एक्सपोज कर रहे थे। हाँ, सब एक्सपोज कर रहे थे। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंप्लेंट किया, हमने अप्रोच किया मिस्टर महिंद्रा को, तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया, मतलब जो उनका है विद यू हमेशा जो उनके कस्टमर केयर हैं कि आपका हम आप देखते हैं। तो उन्होंने रिप्लाई किया 2 दिन बाद कि हाँ अभी आपका नाम है उसमें, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, तभी आपका नाम वहाँ पे नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने हमें मेल किया, तो हमने कहा पेमेंट कर दो। वो पेमेंट कर दी थी। उसके बाद हमें 26 सितंबर को जो उनका पोर्टल है वहाँ पे शो कर रहा था कि गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। तो 26 को ना हो के 28 को, क्योंकि 26 को बड़ी सारी गाड़ियाँ उस दिन डिलीवर हुई हैं, जो डे वन था हमारी डीलरशिप थी। हाँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हम तो वी वर वेरी हैप्पी कि हमें गाड़ी मिल रही थी एटलीस्ट, क्योंकि आज की डेट में भी अगर उस गाड़ी को देखो तो 1.5-2 साल से पहले किसी को नहीं मिलनी। इवन बुक कराओ और भूल जाओ। हाँ, ये प्रॉब्लम है। बाकी चाइनीज़ गाड़ी को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हमें। और ग्लॉस्टर था हाँ, एक ऑप्शन, पर वो भी मतलब अगर आप ग्लॉस्टर पे इतना पैसा खर्च रहे हो तो फॉर्च्यूनर इज अ बेटर ऑप्शन। और मेरिडियन के साथ ये था कि जीप मेरिडियन, क्योंकि मेरे पास पहले से एक फिएट की कार थी, क्योंकि जीप की जो मदर कंपनी हो तो फिएट ही, अब शायद कोई और हो, बट पहले फिएट ही इसको ओन करती थी। तो उनका जो सर्विस है इट वाज वेरी बैड। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था उनके साथ, कि उनके पास पार्ट्स नहीं होते, उनके पास लेबर नहीं होती, उनके पास कुछ भी नहीं होता, और उनका बिहेवियर भी ऐसे ही होता है। हाँ, और उनकी सर्विस भी बहुत सर्विस भी, expensive हाँ, है। मतलब आप सर्विस के लिए गाड़ी भेजते हो ना, अगर जीप की गाड़ी, तो आपके 60-70, अगर अंडर वारंटी नहीं है, 60-70,000 तो हाँ। सर्विस सोचो फिएट पुंटो मेरे पास थी 90 HP, उसके मैं 70,000 के करीब पे कर रहा था। मतलब आपकी जो बाइंग में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट 4x4 था। 4x4 इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स थे जो कि आप देख रहे थे गाड़ी के अंदर? नहीं, बाकी फीचर्स देखिए, अगर टॉप मॉडल आप लेते हैं उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट मेन था हमारा 4x4, और बाकी जो चीज़ें इसमें मिल रही थी, और इसलिए हम टॉप मॉडल के लिए गए कि हमें कुछ सोचना ना पड़े बाद में कि ये चीज़ रहेगी और वो रहेगी। बेशक हमें लग रहा कि 2-3 लाख 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चने हैं, तो वंस इट फॉर ऑल कि आपको 10 साल के अंदर 10 साल के लिए अगर गाड़ी रखनी है तो इट शुड बी गुड। क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो गाड़ी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पुरानी। आपने जब गाड़ी मेरे साथ ली थी तब ये गाड़ी बिल्कुल नई नई आई थी, तो रोड के ऊपर किस तरीके का प्रेजेंस है इस गाड़ी का? बहुत डिसेंट अच्छा है, था। और इनफैक्ट अभी भी लोग अभी भी है। अभी जब हम निकलते हैं लोग इसको जरूर मुड़ के देखते हैं, बिकॉज इट इज स्टिल न्यू इन द मार्केट, है ना। लोगों को इतनी डिलीवरीज नहीं मिली हैं अभी, इसकी वेटिंग पीरियड इस पे अभी भी 1 ईयर का है, मोर देन दैट इनफ। एक्चुअली में एक वजह और भी है कि एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, आप इस गाड़ी को रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे स्कॉर्पियो को मिलती है ना, वैसे स्कॉर्पियो एन को भी मिल रही है। इस जैसे जिस तरीके से महिंद्रा ब्रांड है उस तरीके से स्कॉर्पियो भी एक ब्रांड है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि XUV
का अलग लीग है, ठीक है, इसका लीग अलग पड़ता है, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट जैसी मिलती है वो स्कॉर्पियो को भी मिलती है। तो आप दुनिया आपको रास्ता देती है, और ये बात फैक्ट है। और ये हमें कई बार देखा कि सामने अगर देख लेता है ना कोई गाड़ी है तो वो रुक जाता है। अगर आपने लेफ्ट लेना, आपके पीछे भी कोई गाड़ी वाला है ना, तो वो भी आपको स्पेस देगा और रुकेगा, वेट करेगा आपको। नहीं तो वैसे क्या होता था नॉर्मली, क्योंकि छोटी गाड़ी थी पहले मेरे पास, तो मैं राइट को अगर मैं इंडिकेटर जलता रहता था, कोई रुकता ही नहीं था, सब अपने आप मतलब क्रॉस करते रहते। बट बड़ी गाड़ी होने की वजह से लोग रुकते हैं। मतलब जो फॉर्च्यूनर को रिस्पेक्ट मिलती है वो रिस्पेक्ट इसको भी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अब चलाने में गाड़ी की आपको कैसी लगी है? ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसमें प्रॉपर थाई सपोर्ट है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ ना, तो फीलिंग आती है किंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप बहुत ऊंचे बैठते हो। कमांडिंग पोजीशन इसकी बहुत बढ़िया है, और महिंद्रा ने क्लेम भी किया है कि ये सबसे बेस्ट है सेगमेंट में। दूसरी ना, चाहे आप ड्राइवर हो या फिर आप पैसेंजर हो, इस गाड़ी में ना थकावट बहुत कम होती है व्हेन यू आर गोइंग ऑन द लॉन्ग रूट, है ना, कंपैरेटिव टू हैचबैक और सेडान, है ना। हम बोलते हैं कि सेडान्स आर वेरी कंफर्टेबल कार्स, है ना, उसमें थकावट कम होती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये नहीं है, क्योंकि एसयूवी है, लोग कहते हैं कि बॉडी रोल होगा, ये सब होगा, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। आपको मतलब अच्छी है, आप लॉन्ग रूट के लिए भी अगर जा रहे हैं या सिटी ड्राइव भी कर रहे हैं इस गाड़ी में, तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। ज़्यादातर आपकी ड्राइविंग कहाँ पे रहती है, सिटी में या हाईवेज के अंदर? अभी तो ज़्यादातर सिटी में ही ज़्यादा। तो सिटी में चलाने के लिए इतनी बड़ी गाड़ी आसानी से चल जाती है? हाँ, चल जाती है। मतलब ये थोड़ा पार्किंग वार्किंग का थोड़ा सा रहता है, थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता है आपको, ठीक है। साइड भी आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर चलाना पड़ता है, स्पीड भी आपको देखना पड़ता है कि भाई एकदम से आपने स्पीड नहीं दे सकते आप। एक्टिव रहना पड़ता है। मैन्यूवरेबिलिटी जो है, जो एक हैचबैक को आप चला रहे हो, वो आप मतलब एकदम से घुमा लेते हो। सेम अगर मैं पुंटो चला रहा हूँ, या फिर पुंटो से अगर पहले अगर मैं जैसे सेंट्रो चला रहा था या वैगन आर चला रहा था, तो उसमें भी एक डिफरेंस था। जो वैगन आर को मैं अच्छे से मैन्यूवर कर लेता था, उतना मैं पुंटो को नहीं कर पाता। तो सेम गोज विद दिस, ये बड़ा व्हीकल है, तो इसको आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा हर चीज़ के लिए, इसमें करना मैन्यूवर पड़ता है। करते वक्त आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता है। माइलेज की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चला चुके हो आप गाड़ी को, तो बताइए कि सिटी में कैसी माइलेज निकाल के देती है? सिटी में आज की डेट में, क्योंकि देखो चलाने वाले के ऊपर होता है। शुरू में हमने गाड़ी ली थी तो हमको भी थोड़ा इसको समझने में टाइम लगा, जो इसकी गियर इन रेशियो वगैरह थी, कैसे चलेगा कैसे नहीं, तो उस वक्त ये 7, 8, 9 ऐसी एवरेज दे रही थी। और थोड़ा गाड़ी के अंदर भी होता है कि नई गाड़ी होती है एवरेज कम देती है, बट आज की डेट में ये 11-12 सिटी के अंदर दे जाती है हमको गाड़ी। तो टैंक टू टैंक इसमें सेट कर रखा है हमने। इसके अंदर एक AFE करके फीचर है गाड़ी के अंदर, तो जब भी गाड़ी में टैंक फुल होगा, टैंक फुल नहीं होगा मतलब पेट्रोल या सॉरी डीजल भरा जाएगा, और डीजल भरने के बाद ये रीसेट हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स बताइए इस गाड़ी के जो कि आपको बहुत पसंद आए हों। देखो गाड़ी के अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर मैं बताऊँ आपके अंदर, इसके अंदर क्या है कि गाड़ी ना, आपने अगर बूट इसका एक्सेस करना है ना, तो आप इसका बूट एक्सेस करोगे। देखो तो जैसे इसको आप, ये आपने खोली गाड़ी, आपने सामान उठा रखा है, आप सामान इसके अंदर रख दो गाड़ी के अंदर, आपने शॉपिंग की है, आपको यूज़ कुछ नहीं करना, आप इसको बंद करोगे ना तो ये गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। ठीक है, ऑटो लॉक का फीचर आता है इसके अंदर। ऑटो लॉक का फीचर है, ठीक है। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है जब आपके पास काफ़ी सामान है और आप काफ़ी जल्दी में हो। और बाकी गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत बढ़िया है, 4x4 फीचर है, कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। ईजी टू कम्यूट कार है। ठीक है, इतनी ऊंची गाड़ी अगर कहें, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो रही है, गाड़ी की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, हाँ। तो ऊंची गाड़ी में अंदर आने और बाहर जाने में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती हो? इग्रेस की बात करो ना आप, तो जो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुजुर्गों की बात करो, उनके लिए थोड़ा चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि पहले पैर इधर रखना पड़ेगा, फिर पैर इधर रखना पड़ेगा, तो अंदर जाके हाथ रख के उनको बैठना पड़ेगा। तो बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो उनके साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे मुझे फील होता है कि जैसे मैं वहाँ ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ तो इट इज़ ईजी फॉर मी, क्योंकि वो सेट में पीछे कर लेता हूँ पहले से सीट को। बट इसके अंदर मुझे बैठना ना थोड़ा ये ऐसे करके ये मैनेज करके जाना पड़ता है आपको। हाँ, ये जो इंग्रेस है ना इसका, ये थोड़ा सही नहीं है, बट बेसिकली इतनी कमांडिंग जगह दे रखी है, बैठने के बाद जो व्यू आता है वो मेरे हिसाब से फिर इसको कम्प्रोमाइज़ करवा देता होगा। हाँ, व्यू तो इसका बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत ज़ोरदार है, ज़बरदस्त गाड़ी निकाली है महिंद्रा ने, और मुझे लगता है कि हम तो इसके फ़ैन हो चुके हैं गाड़ी के ऑलरेडी। और अगर मैं इसकी जगह कोई और गाड़ी लेता, XUV लेता 700 या कोई और गाड़ी लेता, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए मुझे ज़्यादा पसंद आती वो, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी। मैंने XUV 700 चलाई है गाड़ी, 4-5 बार गाड़ी चलाई। इसको लेने से पहले भी मैंने इसको 6-7 बार टेस्ट ड्राइव किया। ये चलाने में थोड़ा ही डिफ़िकल्ट है उससे, XUV 700 से, क्योंकि XUV 700 को चलाना आसान है, वो थोड़ा नीचे भी बैठता है उसमें बंदा। तो ये मुझे थोड़ा यूज़ टू होने में टाइम लगा, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, रगड़ है, SUV
जो एक एसयूवी गाड़ी होती है ना, वो सारे चीज़ों जो उसमें टिक मार्क करना होगा ना, वो टिक सारे फिल करती है। मतलब दबंग एसयूवी कहा जाता है स्कॉर्पियो को, तो स्कॉर्पियो का नाम इसने बरकरार रखा हुआ है बेसिकली। नहीं, स्कॉर्पियो अलग चीज़ है। अलग चीज़ है। स्कॉर्पियो अगर आप दबंग स्कॉर्पियो ही है। हाँ। ये स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो न्यू है, हम्म। ये उससे अलग वेरिएंट है। इसको स्कॉर्पियो के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कॉर्पियो ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है आज की डेट में। इसीलिए महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू भी नहीं किया उसको। हाँ, वो गाड़ी ज़बरदस्त है अपनी जगह पे। अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए, अगर आपको और चीज़ें नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर, तो बेस्ट कार वही है आपको। मुझे लगता है कि अगर मैं ये गाड़ी ना लेता, अगर उस वक्त स्कॉर्पियो इसकी बुकिंग कराने से पहले आ गई होती क्लासिक वाली, S11, तो मैं वो ले लेता। वो आप क्यों लेते हैं, कुछ खास रीजन? क्योंकि उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसके अंदर भी अनड्यूलेशन नहीं है, नई वाली स्कॉर्पियो जो आई है, और उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। बट ये कि उसके अंदर अगर आप जैसे सामान वगैरह रखना है, इसके डोर खोलो तो डोर पॉकेट्स में आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। स्कॉर्पियो में आप नहीं रख सकते हो, पुरानी वाली में, ठीक है, स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर। लेकिन गाड़ी वो बहुत अच्छी है। अगर मैं 4x4 ना लेता तो मैं वो वाली गाड़ी लेता। ये 4x4 की वजह से मैंने ली है गाड़ी। मैं अभी भी उसका इससे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देता हूँ, बाय दबंगनेस की वजह से। हाँ, वो गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। नाइट में कभी चलाई है आपने इस गाड़ी को? बिल्कुल चलाया नाइट। हेडलाइट वगैरह का रिस्पॉन्स बताइए कैसा रहता है? हेडलाइट अच्छी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में हो ना, या आपकी रोड गीली है, तो उसमें ये यूज़फुल नहीं है। उसमें आपको थोड़ा लगता है कि रोड है ही नहीं। मतलब जैसे अभी फॉगी कंडीशन थी, काफ़ी ज़्यादा फॉग था इस टाइम पे। हाँ। अभी जो रिसेंटली टाइम गया है, तो उस हिसाब से बताइए कि उस टाइम में किस तरीके का रिस्पॉन्स था? फॉग है ना, तो फॉग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइट काम करती है, क्योंकि येलो लाइट भी नहीं काम करेगी और वो भी नहीं करेगी। जब आप लॉन्ग बीम करते हो तो कुछ भी नज़र नहीं आता। शॉर्ट बीम में भी वो मतलब डिपेंड कि कितना कोहरा है। ज़्यादा कोहरा में मैंने गाड़ी चलाई थी तो इट वाज़ वेरी बैड। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइट चलेगी उसके अंदर। ठीक है, अगर किसी को रिकमेंड करना हो सेम बजट के साथ, वो दूसरी गाड़ियाँ भी देख रहा हो, तो आप स्कॉर्पियो एन को जो है क्यों कहेंगे कि यार उसको स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए? देखिए, अगर आपका बजट है ना 18 लाख 20 लाख तक का, तो आज की डेट में आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए। स्कोडा स्लाविया ले लीजिए अगर आप हैचबैक की तरफ जा रहे हो तो वही जो अच्छा मॉडल वाली है वो 18 19 20। आप ब्रीज़ा की बात कर लीजिए, वो 17 18 तक टॉप मॉडल चला जाता है, ठीक है। और सिक्योरिटी वाइज चलो स्लाविया अच्छी है, बट इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। और बात करो आप ब्रीज़ा की, तो ब्रीज़ा के अंदर मतलब मारुति की गाड़ी है, थोड़ा सा रहता है मन में। रीसेल है, बहुत अच्छा, हर चीज़ अच्छी है, सर्विस सेंटर आपका सब कुछ है, बट स्पेस नहीं है। आप पीछे बंदे नहीं बैठा सकते, इसमें आप बंदे बैठा सकते हो। तो आप इसका Z4 मॉडल कंसिडर कर सकते हो अगर आपने 4x4 नहीं लेनी है, और या फिर आपने ऑटोमेटिक लेनी है तो भी Z4 में ऑटोमेटिक आती है। अगर आपने और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप, और 4x4 भी चाहिए, तो इससे बढ़िया 4x4 आज की डेट में मार्केट में 7 सीट्स के साथ या 6 सीट्स के साथ अवेलेबल नहीं है। ये इसकी मोनोपोली है, अकेला ही एक ऑप्शन आपके पास है, तो ये बेस्ट है। और बाकी रही रिलेशनशिप की बात, आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं डीलरशिप के साथ और कंपनी के साथ। वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग नहीं सुनते। लोग कहते हैं कि टोयोटा की गाड़ियाँ हैं जी, उसमें पीस ऑफ माइंड होता है, इसके अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। क्या टोयोटा के अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं गाड़ी के अंदर, 2-2 3-3 तक वो भी गाड़ी रखते हैं, उनको भी बाहर लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा रिलेशन है। आप जाओ अपनी गाड़ी करवाओ, आपको मैकेनिक अच्छे से एंटरटेन करते हैं, और मतलब सब कुछ अच्छा है। मुझे सर्विस वगैरह हुई है गाड़ी की अभी तक? गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हुई थी कि हाँ, ये क्योंकि नया चीज़ है, जो वहाँ पे मैकेनिक्स हैं वो भी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी लर्न करना पड़ रहा है हर चीज़, क्योंकि नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दे टेक टाइम। अभी मेरा एक इशू था सेंसर का, अभी भी इशू है, वो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। जो इसकी ना, इसमें सेंसर होता है इसके अंदर। तो क्या हुआ था, मैं जब मनाली में गया था तो मनाली में ना इसमें हवा कम हो जा रही थी, तो मैंने चेक कराया, तो उसने क्या किया, उसने कहा ये नल की फट गई है। उसने ये हटा के नया अपनी नल की लगा दी, बट इसमें सेंसर होता है यहाँ पे। टीपी में सेंसर होता है, मुझे पता नहीं था भाई, मैंने तो कभी इतनी TPMS का यूज़ ही नहीं किया था पहले कभी। तो मैं इनके पास गया तो इन्होंने भी बदल दिया, वो नल की हटा के दूसरी लगा दी, लेकिन वो इशू फिर भी अभी है। मतलब अच्छा, वो रिजॉल्व नहीं हुआ बेसिकली, वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। और वो जो बंदा मैकेनिक उसको कर रहा था ना, वो अपने जो फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे, स्क्रीन कट्स की, कैसे उसको लर्न कराना है, वो लर्न करा रहा था चारों टायरों को। वो लर्न हो गया था, सही चल गया था, लेकिन फिर एरर आ गया उसके अंदर। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो लोग भी अभी सीख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या क्या कैसे कराना है। आपको लगता है कि बाद में ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी? टाइम टू टाइम ही हो जाएगी। मुझे लगता है कि और आने वाले 1 साल के अंदर जो भी कोई इशू होगा, ये लोग उसको ठीक कर देंगे। ब्रेकिंग और सस्पेंशन, इनके बारे में जानना चाहूँगा, कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस? ब्रेकिंग इसकी ना, एक्चुअल में इसमें एक टेक्नोलॉजी है, मुझे इसका बारे में पता नहीं था, क्योंकि जब आप चलाते हो तो एक्सपीरियंस करते हो। तो जब मैं इसको ब्रेक मार रहा था तो उसकी मुझे ब्रेकिंग कम लगी। एक सिचुएशन ऐसी भाई, जब
हम हाईवे पे रन कर रहे थे, सामने XUV700 थी, उसने अचानक ब्रेक ली। तो जब उसने ब्रेक ली तो मैं उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था उसको, क्योंकि वो एक हाइट की गाड़ी रहती है तो सामने दिखता नहीं है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, आप गाड़ी के ऊपर से देख लेते हो, बाकी सारी छोटी गाड़ियाँ तो उसने जब ब्रेक ली तो मैंने भी ब्रेक मारी, तो मेरे को ऐसा लगा कि ब्रेक नहीं लगेगी और मैं ठुक जाऊँगा उसके अंदर। लेकिन लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 2-3 सेकंड्स जो थे ना, जो 1 सेकंड 1.5 सेकंड में इसने ऐसी ब्रेक्स ली कि मतलब मुझे इसके ऊपर कॉन्फिडेंस सबसे हो गया कि गाड़ी को, मतलब शुरू में लगता है कि ब्रेक नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद वो रोक लेगा। मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर ब्रेक्स हैं जो बाद में एक्टिवेट होती हैं। ब्रेक असिस्ट टाइप का। हाँ, वो बाद में एक्टिव होती है, और वो एक्टिव हुई और उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, ये गाड़ी रुक जाएगी। और सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी के अंदर गड्ढे वगैरह महसूस होते हैं या नहीं? महसूस तो होते हैं क्योंकि सस्पेंशन इसका जो सेटअप है ना, वो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी है ये। बट उससे कंफर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंफर्टेबल नहीं होगे, कंफर्टेबल, क्योंकि डीजल गाड़ियों में ज़्यादातर होता है कि जो इसके सस्पेंशन होते हैं ना, थोड़े हार्ड रहते हैं। तो मतलब अगर कहा जाए तो ऐसे सस्पेंशन सेट किए हुए हैं कि आपको डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं कराएंगे, मतलब आपको इरिटेशन महसूस नहीं कराएंगे। इरिटेट नहीं होगे आप, कंफर्टेबल है, कंफर्ट है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ियों में होता है। ठीक है, कुछ नेगेटिव मिले हों अभी तक आपको इस गाड़ी से? नेगेटिव जैसे आपको बताया कि बैठने में जैसे मेरे को थोड़ी सी है, बुजुर्ग नहीं बैठ सकते क्योंकि हाँ अभी बड़ी गाड़ी है, पिछली सीट पे कोई मतलब बच्चों के लिए है वो, ठीक है, बूट स्पेस नहीं है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव्स और जो छोटा बहुत मैकेनिकल फॉल्ट वगैरह है, ऊपर से तारें दिखती हैं उधर से, उधर पीछे, और इसका जो 1-2 इशू और भी आ गए थे, क्या नाम है, थोड़ा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे इश्यूज़ हैं, कोई लेकिन मेजर हर गाड़ी इशू में नहीं होते है, हैं। कोई मेजर नहीं मतलब है ऐसा नहीं है कि मतलब कि गाड़ी को आप किसी वजह से छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दर्द हो यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा चीज़ इसमें इशू कांड हो रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये गाड़ी ज़बरदस्त है, मैं बताऊँ, महिंद्रा ने जो गाड़ी निकाली है ना, अब तक के ओवरऑल एक्सपीरियंस के ऊपर आपको नंबरिंग करनी हो, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे इस गाड़ी को? देखो, अगर आप देखो मार्केट में ऑप्शन एक्सप्लोर करो तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसमें तो 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अगर यही है तो यही गाड़ी आपके पास हाँ, तो बचती यही है। गाड़ी है और यही गाड़ी लेनी है आपको। लेकिन वेटिंग इस पे है, जो कि वेटिंग है, आपको थोड़ा सा पर निराशाजनक मिलने वाली है। ये है डीलरशिप रिव्यू और भाई की बातें भी आपने सुनी होंगी, काफ़ी मेच्योर आपको ये रिव्यू लगा होगा, काफ़ी सेंसिबल भी लगा होगा। और साथ ही साथ ये सेंसिबल इसलिए लगा है क्योंकि भाई ने काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस भी कर लिया है और काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पर भी अपलोड करी हुई हैं। किस नाम से चैनल है सर आपका? हमारे चैनल का नाम है RL मल्होत्रा। अगर आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो RL मल्होत्रा में आपको हम दोनों की फोटो भी मिल जाएगी और हमारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपकी वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे और वीडियोस बनाएंगे, नहीं तो अभी तो हमारा दिल थोड़ा सा घटता सा लग रहा है कि उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है। ठीक है सर, बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।